चार्ली बहुत परेशान होता है। वह उस रात मॉरिस से कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी शामिल कर लेना। अगले दिन मॉरिस, चार्ली, जॉन और क्लैरेंस की मीटिंग होती है। तब मॉरिस उन्हें बताता है कि हर सेल का एयर वेंट ऊपर छत पर खुलता है और दूसरी बात ये कि ये जगह खारे पानी से भरे समुद्र के बीच है, जिसकी वजह से दीवारें कमजोर हो गई हैं। मेरे पास एक नेल कटर है और मैंने खुदाई पहले से शुरू भी कर दी है। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके खोदूं और एक छोटा सा टनल बनाकर छत पर पहुंच जाऊं तो इस जगह की जांच करने के बाद पता चल जाएगा कि यहाँ से कैसे भागा जा सकता है। जॉन पूछता है कि रात को अगर गार्ड्स को पता चल गया कि तुम अपने सेल में नहीं हो तो उन्हें शक नहीं होगा क्या? तभी क्लैरेंस बताता है कि इस मसले का हल मेरे पास है। वो कहता है कि यहाँ मेरे पहचान का एक बार्बर है जो कैदियों के बाल काटता है। वह हमें बाल सप्लाई कर सकता है और उसे यूज करके हम एक डमी हेड बनाकर उसे बेड पर लिटा देंगे, जिसके बाद अगर हम दीवार की सुरंग से निकलकर ऊपर छत पर भी होंगे तब गार्ड्स को शक नहीं होगा, क्योंकि हमारे सेल के बेड पर नकली सिर रखे होंगे। पर बात अभी भी वहीं अटकी हुई थी कि जेल से तो निकल जाएंगे लेकिन समुद्र का पानी कैसे पार करेंगे? मॉरिस जॉन से कहता है, देखो इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम तो क्लोजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ तुम्हें उन पुलिस अफसरों के लिए बनाए गए रेनकोट्स मिल जाएंगे, तो तुम कुछ रेनकोट्स चुरा कर मुझे दे देना। हम उससे एक ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट बनाकर समुद्र को पार कर सकते हैं। यहाँ चार्ली कहता है, भाई मुझे भी कोई काम दो, मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मॉरिस चार्ली से कहता है कि जब मैं वेंटिलेशन की जाली खोदूं तो तुम पहरा देना ताकि कोई गार्ड हमें देख न ले, और जब तुम खोदोगे तब मैं पहरा दूंगा। मॉरिस का प्लान सभी को पसंद आता है और उसी रात में काम शुरू कर देते हैं, लेकिन दीवार खोदने के लिए नेल कटर बहुत छोटा था, जिसे चलाने में मॉरिस को बहुत जोर लगाना पड़ता और मॉरिस को दीवार खोदने में काफी मुश्किल हो रही थी। उसके हाथ में कहीं छोटे भी आए, लेकिन वो धीरे धीरे उस होल को खोदने लगता है। अगले दिन वो खाने के टेबल पर अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे खुदाई के लिए एक बड़े औजार की जरूरत है। नेल कटर से दीवार खुरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी मॉरिस ने अपने हाथ में चम्मच को देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जानबूझकर चम्मच को अपने जूते पर घिसकर उसे गंदा कर देता है। उसके बाद मॉरिस ने गार्ड को बुलाया और कहा कि ये चम्मच गंदा है, मुझे दूसरा चम्मच दो। बाकी लोगों ने भी गार्ड से उनका चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। गार्ड को इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी और उसने फौरन चम्मच बदलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद वह सीधा टेबल की तरफ बढ़ता है जहाँ एक और सिक्योरिटी गार्ड सीट पर बैठा होता है। पर जैसे ही वह टेबल पर रखे हुए चम्मच बदलने लगता है तो जॉन ने वहां मौजूद गार्ड को बातों में उलझा लिया, जिसका फायदा उठाते हुए मॉरिस ने एक के बजाय दो चम्मच उठा लिए और एक को जेब में छुपाकर रख दिया, जिसके बाद वह सीधा अपने सेल में चला जाता है। रात को इंग्लिश उसे बुक देने आता है तो मॉरिस पूछता है कि क्या यहाँ पर वेल्डिंग करने वाला कोई इक्विपमेंट मिलेगा? इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस के सिर पर अब भी जेल से भाग निकलने का भूत सवार है। वह कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि तुम्हारी कोशिश बेकार हो जाएगी, क्योंकि तुम पकड़े जाओगे और शायद अपनी जान भी गंवा दोगे। इतने सालों में मुझे कभी भागने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूँ ये इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम जिद्दी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, करो कोशिश। लेकिन मॉरिस को उसकी वार्निंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अगले दिन लिटमस से माचिस मांगता है और कहता है कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपके चूहे को अपने हिस्से का खाना हर रोज दूंगा। लिटमस खुश होकर ये डील मान जाता है, क्योंकि लिटमस को चूहा बहुत पसंद था। उसी रात लिटमस मॉरिस को अपने माचिस पास कराता है। मॉरिस नेल कटर के एक हैंडल को निकालता है, जिससे वह एक छोटा सा बेलचा बनाने जा रहा होता है। फिर वह चम्मच को तोड़कर नेल कटर की हैंडल से जोड़ लेता है। फिर माचिस चलाकर दोनों को अच्छी तरह से वेल्ड करके एक नुकीला औजार तैयार कर लेता है। बस फिर क्या था, वो वेंट के चारों ओर खुदाई शुरू करता है। चार्ली पहरा देता है। अगर कोई गार्ड उस तरफ आया तो वह तुरंत सीटी मारकर मॉरिस को सिग्नल देगा, पर पहरा देते देते चार्ली की आंख लग जाती है और तभी वहां पर एक गार्ड आता है। पर खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर इंग्लिश ने बीच में आकर उस गार्ड का ध्यान भटकाया और दूसरी तरफ इंग्लिश की बातचीत सुनते हुए चार्ली की भी आंख खुल गई, लेकिन टेंशन में वह सीटी भी नहीं मार पाता। जिसके बाद वह कोई चीज गिरा देता है तो मॉरिस उसका इशारा समझकर वेंट को कवर करके बेड पर लेट जाता है। गार्ड पूछता है कि यहाँ कुछ जलने की स्मेल आ रही है। मॉरिस कहता है, सर आपके रहते मजाल है कि कोई स्मोक करेगा, मुझे तो कोई बू नहीं आ रही है। उस गार्ड को भी ठंडक पहुंचती कि चलो कोई तो मेरी कदर करता है। उसके जाते ही मॉरिस वेंट के चारों ओर कंक्रीट निकाल देता है, लेकिन वो देखता है कि वेंटिलेशन जाली के साथ पेच भी घुसे गए हैं, जिसे काटने के लिए कोई शार्प औजार लगेगा। इस दौरान मॉरिस को जब भी बाहर जाने का मौका मिलता तब वह ग्रिल से निकली हुई सीमेंट को चुपचाप बाहर गिरा देता। अगले दिन कारपेंटर का काम करते हुए वह एक मेटल उठा लेता है जो चाकू की तरह शार्प है, लेकिन चार्ली उसे कहता है कि मेटल डिटेक्टर से बचकर तुम्हें इसे बाहर कैसे लेके जाओगे? मॉरिस बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो सब मैं देख लूंगा। जब मॉरिस बाहर जाता है तो दरवाजे पर मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। दरअसल मॉरिस मेटल को हाथ में उठा लाया था। गार्ड पूछता है कि ये क्यों लेके जा रहे हो? मॉरिस कहता है, सर वो मैंने सोचा कि कपड़े टांगने के लिए इसे यूज करूंगा। गार्ड कहता है, ज्यादा होशियार मत बनो और वो मुझे दे दो। ये कहकर गार्ड वो मेटल उससे ले लेता है और मॉरिस को पूरी तरह चेक करके जाने देता है, लेकिन अपना हीरो तो हीरो है। दरअसल उसने दो मेटल चुराए थे, एक हाथ में लाया था और दूसरा शूज में छुपा के रखा हुआ था। उस शार्प मेटल से वह ग्रिल को काट लेता है। अब बारी आती है गार्ड्स को चकमा देने के लिए नकली सिर बनाने का, जिसके लिए ये चारों अपनी जिम्मेदारी का काम करते हैं। चार्ली गार्ड से थोड़ा पेंट मंगवाता है। वो गार्ड से कहता है कि मुझे आर्ट बनाने का शौक है। गार्ड भी इनकार नहीं करता और पेंट उसको ला कर दे देता है। मॉरिस उस होल से निकाले गए कंक्रीट को पीसकर एक पाउडर बनाता है। जॉन नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करके लाता है और क्लैरेंस लाइब्रेरी से पुरानी किताबें इकट्ठा कर लेता है। सारा सामान इकट्ठा होने के बाद मॉरिस पानी और पुराने मैगजीन का इस्तेमाल करके एक डमी सिर बनाने लगता है, जिसके ऊपर पेंट और नकली बाल लगाकर बिल्कुल रियल दिखने वाला एक नकली सिर तैयार कर लेता है। साथ ही साथ मॉरिस ने अपने प्लान को और मजबूत करने के लिए नकली कार्डबोर्ड बनाए, जिससे कोई शक नहीं कर पाएगा कि सामने की दीवार में किसी ने सुरंग बनाई है। एक रात मॉरिस
ने अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने अपनी बनाई गई नकली खोपड़ी को बेड पर रखा और उसे गर्दन तक कंबल से ढक लिया। जिसके बाद वह नकली कार्डबोर्ड लेकर सुरंग से बाहर निकल आता है। वहां मॉरिस पाइप्स को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर छत पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ चार्ली बाहर पहरा दे रहा होता है। छत पर पहुंचने के बाद मॉरिस देखता है कि वहां ऊपर एक लोहे का ग्रिल है जिस तक वह कूद कर भी नहीं पहुंच पाता। इसी बीच एक गार्ड आता है और चार्ली से पूछता है कि इतनी देर रात तक तुम पेंट क्यों कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त मॉरिस आज इतनी जल्दी क्यों सो गया। चार्ली कहता है कि जी सर, आज मॉरिस कारपेंटरी का काम करते हुए थक गया था, इसलिए वह जल्दी सो गया। तभी अचानक गार्ड के हाथ से उसकी लाठी नीचे गिर जाती है। उसे उठाते हुए वो देखता है कि मॉरिस के बाल बहुत अजीब दिख रहे हैं। अब चार्ली डर के मारे कांपने लगता है कि आज तो काम से गए। गार्ड मॉरिस के सेल के अंदर हाथ घुसाकर उसके बाल टच करता है तो मॉरिस पूछता है, क्या हुआ सर, मेरे बाल इतने खूबसूरत हैं क्या। लकीली एन वक्त पर मॉरिस नीचे आकर वहां लेट गया था। अगले दिन मॉरिस अपने साथियों को बताता है कि छत पर एक रास्ता है, लेकिन उसे एक ग्रिल से बांध के रखा हुआ है और वह ग्रिल बहुत ऊंचाई पर है। मुझे एक और साथी की मदद चाहिए। तब जॉन कहता है कि मैंने अपना वेंट पूरी तरह खोद दिया है, आज रात मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा, दोनों मिलकर ग्रिल को खोलेंगे। उसी रात मॉरिस और जॉन अपने वेंट्स के जरिए छत पर पहुंच जाते हैं। जॉन मॉरिस को उठाता है और मॉरिस ग्रिल को पकड़ लेता है। जॉन देखता है कि यह लोहे का ग्रिल बहुत ही मजबूत है और उसे पूरी तरह से वेल्ड किया गया है। उसे निकालने का एक ही रास्ता है और वह है इसे ड्रिल मशीन से काटना। अगले दिन म्यूजिक क्लास में सभी अपनी अपनी मर्जी का इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। तभी मॉरिस की नजर वहां रखे एक छोटे से पंखे पर पड़ती है, जिसे देखकर मॉरिस को लगता है कि वह इस पर काम करके एक ड्रिल मशीन बना सकता है, जिसके लिए वह चार्ली से कहता है कि तुम किसी तरह करके इस पंखे को यहाँ से छुपा लो। चार्ली बड़ी आसानी से इस छोटे से पंखे को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपाकर रख देता है। जब चार्ली बाहर आता है तो गार्ड्स उसके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को चेक भी करते हैं, लेकिन उन्हें पंखा नहीं नजर आता और चार्ली को जाने दिया जाता है। वह पंखा जैसे ही मॉरिस के हाथ लगता है तो मॉरिस उस पर काम करना शुरू कर देता है और कई घंटों बाद मॉरिस उस पंखे से एक ड्रिल मशीन तैयार कर लेता है। उस रात मॉरिस और चार्ली छत पर चढ़कर उस लोहे की रोड को ड्रिल मशीन से काटने लग जाते हैं। ड्रिल मशीन की आवाज काफी तेज थी, जो कि ड्रिल की आवाज को सुनकर गार्ड्स ऊपर आने लगते हैं, लेकिन तब तक मॉरिस ग्रिल का एक रोड काट देता है और ड्रिलिंग की आवाज बंद हो जाती है। ड्रिल की आवाज बंद होने के बाद गार्ड उसे नजरअंदाज करके वापस चला जाता है। अब इन चारों ने भागने के लिए अपने सभी रास्ते खोल दिए थे, जिसके बाद वह मंगलवार की रात को दुनिया की सबसे सिक्योर जेल एल्काट्राज से भागने वाले थे, जिससे आज तक कोई भी नहीं भाग पाया था। अगले दिन फिर उनकी मीटिंग होती है और वह भी मूवी हॉल में, जहां सब मूवी देख रहे होते हैं। मूवी की आवाज के बीच मॉरिस जॉन और क्लैरेंस से पूछता है कि क्या तुम्हारा वेंट तैयार हुआ है और उन रेनकोट्स का क्या हुआ जिससे हम ट्यूब बोट्स और लाइफ जैकेट्स बनाने वाले थे। वह बताते हैं कि सब तैयार है, हमारा डमी सिर भी एकदम रेडी है, बस बच निकलने की देरी है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मॉरिस ने डॉग की दिए हुए फूल को टेबल पर रखा। वार्डन ने जब इस फूल को देखा तो वार्डर उनकी टेबल पर आकर